शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों जाग जाइए और तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि वैकेंसी अति शीघ्र आने वाली है। और इसीलिए विजय एजुकेशन के द्वारा शिक्षक भर्ती ग्रेड फर्स्ट, सेकंड व रीड के लिए 30 जून को फ्री सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है और 1 जुलाई से बैच प्रारंभ हो रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन, जिसमें संपूर्ण सिलेबस की तैयारी करवाई जाएगी। और यदि अलग से मनोविज्ञान पढ़ना चाहते हैं तो बैच 1 जुलाई से ही प्रारंभ हो रहा है। और हाँ, ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने वालों को ऑनलाइन बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। दूसरी बात, शिक्षक भर्ती ग्रेड 3 की तैयारी करने वाली महिलाओं को सरकार के द्वारा 50% का आरक्षण दिया गया है। तो साथ ही विजय एजुकेशन के द्वारा भी एडमिशन लेने वाली प्रथम 500 महिलाओं को फीस में 50% की छूट दी जा रही है, ताकि वे अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर सकें। ऑफलाइन बैच के लिए संपर्क करें गोपालपुरा बाईपास गुजर खिचड़ी जयपुर, और ऑनलाइन के लिए डाउनलोड करें विजय एजुकेशन एप्लीकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं 9587305306। शब्दों का समर्पण लेकर मां सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो चलें क्वेश्चंस की ओर। देखिए, ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, बाल विकास की अवधि का सही क्रम कौन सा है? क्रम पूछा है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पीरियड्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास की जो अवधि होती है उनका सही क्रम कौन सा है? बेटा आपको सही क्रम बताना है। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? शिशु अवस्था, गर्भावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था। बी है गर्भावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, शिशु अवस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। सी है गर्भावस्था, शिशु अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था। और डी है गर्भावस्था, शिशु अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। थोड़ी सी भी जानकारी यदि आपको अवस्थाओं की है तो आप गौर से देखें और बिल्कुल करेक्ट आंसर मुझे बताएं। यस, आप सब इन सभी अवस्थाओं से गुजर करके आए हैं। इन सभी अवस्थाओं से गुजरते हुए किशोरावस्था को धारण किया है। बिल्कुल, क्योंकि मनोविज्ञान में हम किसी और के बारे में नहीं पढ़ते बेटा, अपने खुद के बारे में ही पढ़ते हैं। बताइए क्या आंसर होगा? यस, डी आंसर, बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रेगनेंसी स्टेज होती है, देन इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और एडोलसेंस। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बेस्ट यही है, क्योंकि हम इसकी बात करें पहले शिशुअवस्था फिर गर्भावस्था दे दी तो ये गलत हो गया। गर्भावस्था तो पहले होगी ना। गर्भावस्था यानी जन्म पूर्व की अवस्था जो होती है वो गर्भावस्था होती, जो 9 माह की होती, 280 दिनों की होती है। या हम बात करें गर्भावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था के बाद शिशु अवस्था दे रखी है, जो कि गलत है। शिशु अवस्था तो पूर्व बाल्यावस्था से पहले आएगी, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। गर्भावस्था, शिशु अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था दे दिया और फिर मध्य बाल्यावस्था दे दिया। किशोरावस्था के बाद बाल्यावस्था का क्या काम है? नहीं, इसलिए यहाँ पर डी ही करेक्ट आंसर है, गर्भावस्था। ठीक है, देन शिशु अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। रही बात वर्गीकरण की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्गीकरण का जिक्र श्रीमती हरलोक ने भी किया है, रोस ने भी किया है, जॉन्स ने भी किया है, कॉलेस्निक ने भी किया है। अच्छी तैयारी के लिए अप टू डेट आपको सारी चीज़ ध्यान रहे, इसलिए आप ध्यान देकर जाएं। हरलोक ने जो अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है वो क्या है, रोस ने जो अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है वो देख लें आप, जॉन्स के द्वारा किया गया वर्गीकरण देख लें, कॉलेस्निक के द्वारा किया गया वर्गीकरण देख लें। केवल ये चारों के द्वारा किए गए वर्गीकरण को आप देख लीजिए। ठीक है, उन पर आधारित भी प्रश्न बन जाते हैं। बाकी ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न था जिसका आंसर आप सभी ने सही दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ नेचर एंड नर्चर। किस विकास प्रकृति एवं पालन पोषण की का परिणाम है? किसका परिणाम? प्रकृति और पालन पोषण। क्या आएगा? विसंबंधन आएगा, व्यूजन आएगा, अंतःक्रिया या फिर स्वतंत्र कार्य। क्या आएगा यहाँ करेक्ट आंसर? सी आंसर बता रहे हैं आप। सी आंसर तो बिल्कुल सही है। विकास क्या है? प्रकृति और पालन पोषण। प्रकृति ये किसको इंडिकेट कर रहा है? वंशानुक्रम। और पालन पोषण किसको इंडिकेट कर रहा है? वातावरण।
ठीक है। प्रकृति जो शब्द है वो वंशानुक्रम को इंडिकेट कर रहा है, और पालन पोषण जो शब्द है वो वातावरण को इंडिकेट कर रहा है। तो व्यक्ति का जो विकास है वो वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, दोनों की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। अगर कोई कहे कि बालक के विकास पर वंशानुक्रम का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो भी गलत है। अगर कोई कहे कि बालक के विकास पर वातावरण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो भी गलत है। दोनों प्रमुख कारक माने जाते हैं। बालक का विकास दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? अंतःक्रिया इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने नंबर 3। दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा और इच्छाओं की पहचान करना और समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना किस बुद्धिमत्ता की विशेषता है? किस बुद्धिमत्ता की विशेषता है बताइए? रिकॉग्नाइजिंग द मूड्स, मोटिवेशंस एंड डिजायर्स ऑफ अदर्स एंड रेस्पॉन्डिंग एप्रोप्रिएटली टू देम इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच इंटेलिजेंस? बाय विच इंटेलिजेंस बताइए? अंतःवैयक्तिक, गतिशीलात्मक, अंतर्वैयक्तिक, प्रकृतिवादी। ठीक है, अंतःवैयक्तिक क्या कहेंगे इंग्लिश में? इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल है ये, देखिए ये अंतर्वैयक्तिक है, इसे क्या कहेंगे? इंटरपर्सनल। बाकी डायनेमिक और नेचुरलिस्टिक। तो सही आंसर यहाँ क्या होगा? देखिए, दूसरों की मनोदशा, दूसरों की मनोदशा को जानना, दूसरे की इच्छाओं को जानना, दूसरे के विचारों को जानना, दूसरे की प्रेरणाओं को जानना। ठीक है, दूसरों की जहां बात आती है तो हम इंटरपर्सनल पर जाते हैं। इंटरपर्सनल यस, अंतर्वैयक्तिक। ये जिक्र किसने किया है आपको पता है? हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने एक सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत। उसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर के बहुकारकीय होता है। किसने कहा था? हार्वर्ड गार्डनर ने। और 1983 में सबसे पहले उन्होंने बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार? 7। उसके बाद 1998 में 8वां प्रकार बताया और 2000 यानी 2000 में 9वां प्रकार बताया। तो वर्तमान में देखा जाए तो बुद्धि के उन्होंने कितने प्रकार बता रखे? 9 प्रकार। लेकिन मूल रूप से उन्होंने कितने प्रकार बताए थे? 7 प्रकार बताए थे। तो बिल्कुल उसमें उन्होंने कहा था कि दूसरों की प्रेरणाओं को जानना, दूसरों की भावनाओं को जानना, दूसरों के विचारों को जानना, इसे हम क्या कहेंगे? अंतर्वैयक्तिक, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंटरपर्सनल। जबकि ये जो शब्द है इंट्रापर्सनल, अंतःवैयक्तिक, जो इंट्रापर्सनल वर्ड है वो स्वयं के लिए आता है। स्वयं के विचारों को जानना, स्वयं की भावनाओं को जानना, ठीक है, स्वयं के बारे में जानना, स्वयं पर विचार करना। स्वयं के लिए कौन सा वर्ड आता है? अंतःवैयक्तिक शब्द आता है, इंट्रापर्सनल। जबकि दूसरों की जब बात होती है कि दूसरों के विचारों को जानना, दूसरे की प्रेरणाओं को जानना, उसके लिए शब्द इंटरपर्सनल, अंतर्वैयक्तिक। क्लियर है? यस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। प्रकाशिक सहायक सामग्री और अनुकूलन जैसे कि फ़ॉन्ट का बड़ा आकार कर देना, यानी शब्दों का बड़ा आकार, आवर्धक सामग्री आदि कौन से विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? बताइए। ठीक है, ऑप्टिकल एड्स एंड एडेप्टेशन सच इज लार्जर फॉन्ट साइज, ठीक है, लार्जर साइज ऑफ वर्ड्स, मैग्नीफाइंग मटेरियल्स एटसेट्रा आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर विच स्टूडेंट्स इंक्लूजन। ठीक है, बताइए कौन से स्टूडेंट्स के लिए? दृष्टि की आंशिक क्षति वाले स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, श्रवण बाधित के लिए जरूरी है, संवेदी बाधित के लिए जरूरी है, या दृष्टि की समग्र क्षति वालों के लिए जरूरी है? क्या आंसर देंगे आप यहाँ पर? बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रकाशिक सहायक सामग्री अनुकूलन जैसे फ़ॉन्ट का बड़ा कर देना, फ़ॉन्ट का आकार बड़ा कर देना, तो आपको पता है कि जो जिनको कम दिखाई दे, दृष्टि की आंशिक गति जिनको कम दिखाई देता है, ऐसे बच्चों को आगे बैठाया जाता है। ठीक है, अक्षर का आकार थोड़ा बड़ा कर दिया जाता है, मौखिक रूप से प्रॉपर तरीके से इनको समझाया जाता है। क्योंकि जो पूरी तरह से दृष्टि की समग्र क्षति जिनको है, जो पूरी तरह से अंधे हैं,
उनके लिए तो बड़े शब्द भी कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ आंसर आएगा दृष्टि की आंशिक क्षति। जिनको आंशिक क्षति है, जिनको थोड़ा कम दिखाई देता है, उनके लिए शब्दों का फ़ॉन्ट का आकार बड़ा कर देना चाहिए, ताकि ऐसे बच्चे आसानी से शब्दों को देख करके समझ सकें। क्लियर? चले आगे। क्वेश्चन नंबर 5। 14 वर्षीय माया एक युवा चित्रकार की वीडियो YouTube पर देखकर पेंटिंग करना सीखती है। ठीक है, जैसे आप कई YouTube के वीडियो देख करके पढ़ाना सीख जाते हैं, ऐसे ही माया क्या कर रही है, चित्रकार की वीडियो YouTube पर देखती है और पेंटिंग करना सीखती है। इस बात में विश्वास करती है कि वो पेंटिंग करने की क्षमता रखती है। यस, विश्वास भी उसको कि वो पेंटिंग करने की क्षमता रखती है, तभी तो सीख रही है। और सचेतना के साथ प्रक्रियाओं का अनुसरण करती है। माया के अधिगम को क्या संज्ञा दी जा सकती है, बताइए? सहयोगात्मक अधिगम, निष्क्रिय अधिगम, अवलोकनात्मक अधिगम या परासंज्ञान? क्या होगा आंसर? शाबाश। 14 वर्षीय माया युवा चित्रकार के वीडियो को देखती है, खुद पेंटिंग करने लग जाती है। उसे यह भी विश्वास है कि वो पेंटिंग करने की क्षमता रखती है और वो सीख रही है। कैसे सीख रही है? अवलोकन करके सीख रही है। वो देख रही है, पूरी तरह से देख करके सीख रही है, अवलोकन करके सीख रही है, पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन द्वारा सीख रही है। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इसे बोलेंगे। कौन सी लर्निंग? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ध्यान से देख करके सीखना। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि सहयोगात्मक अधिगम तो हम किसे कहेंगे? पर्टिकुलर कोई साथ बैठ के सहयोग करता है उसे सहयोगात्मक अधिगम कहेंगे। निष्क्रिय अधिगम, निष्क्रिय अनुकरण होगा ही नहीं। ठीक है, परासंज्ञान, परासंज्ञान जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? मेटाकॉग्निशन, यानी कि दूसरों के विचारों, दूसरा व्यक्ति क्या विचार करता है उसकी जानकारी रखना। ठीक है, उसे अंडरस्टैंड करना। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका सी, अवलोकनात्मक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की है? ठीक है, किसकी चर्चा? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की चर्चा, जिसे शॉर्ट में क्या कहेंगे? ZPD। ZPD की चर्चा इनमें से किसने की है, बताइए? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की चर्चा किसने की है, बताइए? ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे या हार्वर्ड गार्डनर? क्या बात है, बहुत बढ़िया। समीपस्थ विकास का क्षेत्र लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की बिल्कुल आप जानते होंगे, लेव वाइगोत्स्की ने भी जीन पियाजे की भांति संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया लेव वाइगोत्स्की, जो ये कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? सामाजिक कारक और भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसा कहना है किसका? लेव वाइगोत्स्की का। लेव वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांतों के अंतर्गत कई कॉन्सेप्ट दिए हैं, उनमें से एक कॉन्सेप्ट कौन सा है? ZPD, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसे कहते हैं? बालक द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक किए जा सकने वाला कार्य और सहायता के साथ किए जा सकने वाले कार्य के बीच का जो अंतर है, उसे हम क्या बोलते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जैसे आप स्वतंत्रता पूर्वक कोई कार्य कर सकते हैं और यहाँ मान लीजिए कि मैं सहायता कर रही हूँ, सहायता के द्वारा जो कार्य कर सकते हैं, उन दोनों के बीच का जो अंतर है, जो गैप है, उसे क्या बोलते हैं? ZPD। ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की सिंपली ध्यान रखेंगे, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है और इनके सिद्धांत को हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि लेव वाइगोत्स्की का ये मानना है कि संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारक और भाषा का प्रभाव पड़ता है। भाषा संस्कृति को प्रदर्शित करती है, इसीलिए इनके सिद्धांत को हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो ZPD का संप्रत्यय किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। क्लियर बेटा? यस। चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? बात समझ में आ गई? किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? किसने?
B.F. स्किनर, हार्वर्ड गार्नर, लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की। बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड अ सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट स्टेजेस टू डिस्क्राइब मोरल रीजनिंग इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। क्या आंसर होगा इसका? नैतिक तार्किकता की बात यहाँ लॉरेंस कोहलबर्ग ने ही की थी, और लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत देते हुए चरण भी बताए थे। तो प्रश्न आ जाए, नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। चरण कितने बताए थे नैतिक विकास सिद्धांत के? 3 चरण बताए थे, पता होना चाहिए आपको। पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्च परंपरागत, प्री कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल एंड लेटर कॉन्वेंशनल। ठीक है, 3 उन्होंने स्तर बताए हैं, अवस्थाएं 6 बताई थी। तो बिल्कुल यहाँ नैतिक तार्किकता की बात आए तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? लॉरेंस कोहलबर्ग का नाम आएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि B.F. स्किनर अधिगम से संबंधित है, हार्वर्ड गार्डनर मेन रूप से बुद्धि से संबंधित है, लेव वाइगोत्स्की ने तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था, या कह दो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग हैं जिन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत दिया है। और स्तर कितने बताएं, चरण कितने बताएं हैं? 3 बताएं हैं। अवस्थाएं कितनी बताइए? 6 अवस्थाएं बताइए। ठीक है बेटा। यस, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। प्रबल रूप से डैश शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के डैश में सहायक है। क्या आंसर आएगा? बाल केंद्रित कौमा सृजन, बी है अध्यापक केंद्रित कौमा सृजन, सी है बाल केंद्रित कौमा केवल पुनरुत्पादन, और डी है अध्यापक केंद्रित और भंजन। ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा? यहाँ सिंपल क्वेश्चन है, आंसर भी यहाँ सिंपल ही होगा। चारों ऑप्शंस को देख करके आपको पता लग रहा होगा। देखिए, बाल केंद्रित, ये है अध्यापक केंद्रित। अध्यापक केंद्रित की हम बात करें तो अध्यापक केंद्रित वर्ड आज के समय में, वर्तमान समय में यूज नहीं होता है, क्योंकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली अध्यापक केंद्रित न होकर के कैसी है? बाल केंद्रित है। हाँ, प्राचीन समय की हम बात करें तो अध्यापक केंद्रित बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन वर्तमान में शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित है। आज बालक को ध्यान में रख करके पढ़ाया जाता है, आज बालक के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है, आज बालक की रुचि को ध्यान में रख करके पढ़ाया जाता है। ठीक है, बाल केंद्रित है। और शिक्षा कैसी है? सृजन करने वाली है। ठीक है, सृजन करने वाली है। ऐसी शिक्षा बच्चे को दी जाती है कि वो स्वयं ज्ञान का सृजन कर सके, ज्ञान का निर्माण कर सके। आज इस प्रकार की शिक्षा बिल्कुल बच्चे को दी जाती है। तो प्रबल रूप से बाल केंद्रित, यहाँ क्या आ जाएगा? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सृजन में सहायक है। ठीक है बेटा, आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। इस तरह से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हल करने भी आपको आने चाहिए, इजी होते हैं, कोई टफ नहीं होते हैं। देखिए, 2 कथन इसमें दिए होते हैं। एक कथन का नाम ए रख दिया जाता है और एक कथन का नाम आर रख दिया जाता है। एक कथन क्या कह रहा है आपको पढ़ना है और समझना है। किसी नए प्रत्यय को, किसी नए संप्रत्यय कॉन्सेप्ट, किसी नए संप्रत्यय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या ऐसा किया जाना चाहिए? जब कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो एक टीचर को ये परमिशन देनी चाहिए स्टूडेंट्स को कि वे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। क्या ऐसा किया जाना चाहिए? मुझे तो लगता है बिल्कुल किया जाना चाहिए। आर स्टेटमेंट क्या कह रहा है? देखिए, सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है। क्या ये सही है? क्या सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पैदा करेगा? क्रिटिकल थिंकिंग में बाधा पैदा करेगा सवाल पूछना? क्या यह कथन सही है? मुझे तो यह कथन बिल्कुल सही नहीं लग रहा। तो आंसर क्या होगा बताइए? यस, क्या आंसर होगा? यस, ए कथन सही है लेकिन आर गलत है। सिंपल इतना ही तो करना होता है, स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना होता है, समझना होता है और उसका आंसर देना होता है। तो यहाँ ए कथन सही है लेकिन आर गलत है। आंसर क्या आएगा? सी। ठीक है, आंसर आएगा अपना सी। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, चलें आगे।
Yes, which of the following is true about students suffering from attention deficit hyperactivity disorder? देखिए, अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, ADHD। ठीक है, ADHD की फुल फॉर्म क्या है, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD। हिंदी में क्या कहेंगे, अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार। ठीक है, से जूझते विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है। बिल्कुल पहले आपको पता होना चाहिए ADHD। ADHD अगर इसे हम डिवाइड करें तो 3 प्रकार के बच्चे हुए। पहले कौन से, अनवधान वाले या अवधान न्यूनता वाले। ठीक है, अवधान न्यूनता वाले जो किसी भी टॉपिक पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते हैं। फोकस नहीं कर पाते हैं तो जो चीज़ों को ग्रहण करते हैं वो जल्दी ही भूल जाते हैं। यह आपको भी पता है, यदि आपका अवधान नहीं रहेगा तो अभी अगर आप समझ भी लोगे तो कुछ समय पश्चात भूल जाओगे। जितना ज़्यादा ध्यान होगा उतना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आता है और लंबे समय तक स्थायित्व बनाए रखता है। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कार्य करते हैं। ठीक है, हाइपर एक्टिव होते हैं। तो जो हाइपर एक्टिव होते हैं, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कार्य करना, क्या ऐसे कार्य सही होते हैं? नहीं, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में जो कार्य होते हैं वो गलत होते हैं। तो कुछ हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, कुछ होते हैं जो जिनमें दोनों चीज़ें पाई जाती है, अवधान न्यूनता भी और अति क्रियाशीलता भी। ठीक है, वो संयोजन वाले मिक्स्ड बच्चे हो गए जो दोनों प्रकार के होते हैं। तो एक बच्चा हो सकता है जिसमें केवल अवधान न्यूनता हो, इनअटेंटिव हो, एक बच्चा जो केवल अति क्रियाशीलता हो, और एक बच्चा हो सकता है जिसमें दोनों बातें हो, अवधान न्यूनता भी हो और अति क्रियाशीलता भी हो, से क्या बोलेंगे, ADHD। तो ऐसे बच्चे की क्या विशेषता होगी बताइए। वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं, वे काफ़ी देर तक निर्धारित सीट पर बैठ सकते हैं, उनमें सभी को सुनने की अति सहनशीलता होती है, वे अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से करते हैं। क्या होगा सही आंसर मेरे बच्चों, बता दो। अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार वाले जो बच्चे होते हैं वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप को दर्शाते हैं। निरंतर स्वरूप को दर्शाते हैं, वो हमेशा उनका यही दिखाई देगा, है ना, कि वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और वो बिल्कुल हाइपर हैं किसी भी कार्य को लेकर। क्योंकि देखो, वे काफ़ी देर तक निर्धारित सीट पर बैठ सकते हैं, हो ही नहीं सकता कि वो काफ़ी पेशेंस वाले ही काफ़ी देर तक निर्धारित सीट पर बैठ सकते हैं। उनमें सभी को सुनने की अति सहनशीलता होती है, नहीं, सहनशील नहीं होते हैं भाई। वे अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से करते नहीं। अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित तो वो करेगा ना जो खुद में पेशेंस होगा, जो खुद व्यवस्थित होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, A। ठीक है, A बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए। विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं? हाउ डू स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट? बेस्ट तरीका क्या है, कैसे सीखेंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपको आंसर देना है। पहला क्या है, केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा। केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। केवल अध्यापक द्वारा कहे प्रश्नों को दोहराकर बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा या निष्क्रिय नकल द्वारा। क्या होगा करेक्ट आंसर? सीधी सी बात है, जो बेस्ट तरीका वो केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा तो नहीं हो सकता, केवल किताबी कीड़ा नहीं बना जा सकता, बाहरी ज्ञान भी लेना होता है, तो ये बेस्ट तरीका नहीं है। दूसरा है केवल अध्यापक द्वारा कहे शब्दों को दोहराकर, जो अध्यापक कह रहा है केवल उनको रिपीट करके ही सीखना, ये बेस्ट तरीका है, नहीं, ये भी बेस्ट तरीका नहीं है। अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा, हाँ पारस्परिकता द्वारा बिल्कुल सीखा जा सकता है, निष्क्रिय नकल द्वारा बिल्कुल नहीं। आस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा आप इंटरेक्शन करें, इंटरेक्शन करेंगे तो काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेगी, काफ़ी चीज़ें समझने को मिलेंगी। आपको पता है न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है, उन्होंने तो अब बीएड धारियों के लिए ये कंपलसरी भी कर दिया है कि वो गांव में जाकर लोगों से इंटरेक्ट करें, सोशल कम्युनिटी से इंटरेक्ट करें। वो इसलिए ताकि उन्हें ये पता रहे कि गांव में क्या योजना चल रही, क्या नहीं चल रही है, उन योजनाओं को अप्लाई भी किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, गांव वाले उन योजनाओं का किस तरह से फ़ायदा ले पा रहे हैं,
और कौन सा उनका कैसे रहन सहन होता है, कैसे चीज़ों को सीखते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में स्टूडेंट्स को अवगत होना चाहिए, ताकि बीएडधारी आने वाले समय में टीचर बने और उनकी जॉब उन गाँव में लग जाए तो उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, वो वहाँ के वातावरण से, वहाँ की जानकारी से पहले से परिचित हों। तो ये जो इंटरेक्शन वाला जो तरीका है, पारस्परिकता वाला जो तरीका है, बहुत अच्छा तरीका होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? सी आंसर आएगा। आगे चले। यस, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होता है। किसके लिए प्रेरित करना होता है? शिक्षा का उद्देश्य प्रेरित करना, प्रतिस्पर्धा के लिए, कंठस्थ स्मरण के लिए, स्वतंत्र चिंतन के लिए या निष्क्रिय ज्ञान के लिए? क्या आंसर होगा? शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रतिस्पर्धा करना है? नहीं। कंठस्थ स्मरण? नहीं। स्वतंत्र चिंतन करना है। शिक्षा का उद्देश्य होता है इंडिपेंडेंट थिंकिंग। ठीक है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन? इंडिपेंडेंट थिंकिंग, ये शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर आंसर बिल्कुल आएगा क्या? सी आंसर आएगा। ठीक है बेटा, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, देखिए। हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल कर सकते हैं। समस्या समाधान, ये जो टॉपिक है बिल्कुल सीटेट का टॉपिक है। समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों में फेरबदल कर सकते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है, आप मुझे बताइए। जब किसी समस्या का समाधान करना होता है तो उसका पहला चरण क्या होता है? उपयुक्त हल ढूंढना, समस्या का प्रस्तुतिकरण, समस्या की पहचान या अपनाए गए समाधान का मूल्यांकन। बताइए। देखिए, जब किसी समस्या का हमें समाधान करना होता है तो सबसे पहले हमें करनी होती क्या? समस्या की पहचान। सबसे पहले समस्या की पहचान करनी होगी बेटा कि हम किस समस्या पर कार्य करने जा रहे हैं, हम किस समस्या का समाधान करने जा रहे हैं। हमें सबसे पहले समस्या की पहचान करनी होती है, फिर उस समस्या पर कार्य कैसे करना है इस पर विचार विमर्श होता है, योजना बनाई जाती है, उपकल्पनाओं का निर्माण होता है, हाइपोथेसिस का निर्माण होता है, हमें डाटा कैसे कलेक्ट करना, उन विधियों का निर्माण होता है। फिर हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, प्रदत्तों का संकलन जिसे बोलते हैं, उन संकलन के आधार पर फिर परिणाम निकलते हैं, निष्कर्ष निकलते हैं। फिर जो भी परिणाम निकलते हैं उन परिणामों की जानकारी दूसरों को दी जाती है। ये सारे चरण होते हैं। हम चरणों में फेरबदल कर सकते हैं, जैसा कि स्टेटमेंट बोल रहा है, हम फेरबदल कर सकते हैं, बट सबसे पहला चरण यहाँ से क्या होगा? समस्या की पहचान। सबसे पहले तो हमें समस्या की पहचान ही करनी होगी ना। आगे हम चरणों में फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला चरण तो समस्या की पहचान करना ही होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? सी। अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग शुड हैपन? किस प्रकार का अधिगम होना चाहिए? अर्थपूर्ण और संदर्भित, असंदर्भित और अर्थहीन, अर्थपूर्ण और असंदर्भित, संदर्भित और अर्थहीन। सिंपल क्वेश्चन, बताइए आंसर। यस, बिल्कुल 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 सही बात। अर्थपूर्ण और संदर्भित, मीनिंगफुल एंड कॉन्टेक्चुअल। मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। आसु बेल भी अर्थपूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, अर्थपूर्ण अधिगम की बात करते हैं। जेरोम ब्रूनर अर्थपूर्ण अधिगम की बात करते हैं। जॉन डीवी अर्थपूर्ण अधिगम की बात करते हैं। संदर्भ प्रासंगिक होनी चाहिए। ठीक है, संदर्भ किस संदर्भ में बात हो रही है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है? ए फॉर एप्पल। यस, बैठे बैठे बचपन याद कर रहे हो, मतलब कर लेना चाहिए, क्योंकि बड़े होने पर तो वैसे इतनी सारी टेंशन्स होती है, तो हमें बचपन भी याद कर लेना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, छोटे बच्चों में सामाजिकरण का प्राथमिक कारक और द्वितीयक कारक क्या है? ए है परिवार पुस्तकालय, बी है अभिभावकों का कार्यस्थल आस पड़ोस, सी है संचार माध्यम परिवार, डी है कानून धार्मिक संगठन। बताइए क्या होगा? यस बेटा, सीधी सी बात है। ठीक है, सामाजिकरण का प्राथमिक कारण क्या होगा? परिवार। और फिर यहाँ दूसरा कारक क्या है? पुस्तकालय, क्योंकि प्राथमिक कारक तो परिवार, तो इसको तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो
थैंक यू सो मच बेटा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में और भी बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर के मैं आने वाली हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और क्लासेस को अटेंड करते रहिए। नेक्स्ट क्लास बिल्कुल जल्दी ही लेकर के आने वाली हूँ, आपको आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।